स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। और सबसे पहले सबसे अहम खबर जो हम सुबह से जिस खबर को नजर बनाए हुए हैं, खबर है पुलवामा से। पुलवामा से बड़ी खबर यह है कि पुलवामा के परिगाम में एनकाउंटर की खबर है। पुलवामा के परिगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, ऑपरेशन जारी। पुलवामा से बड़ी खबर है, परिगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, ऑपरेशन जारी। पिछली रात करीब 10 बजे के ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। हालांकि शुरुआती घंटों में दोनों तरफ से गोलीबारी का तबादला हुआ, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, लेकिन उसके बाद से लगातार खामोशी है। लेकिन फिर भी जो सुरक्षा में तैनात वहां पर जवान हैं, सिक्योरिटी के जवान, वो लगातार पूरे इलाके को उन्होंने घेरा कर रखा है और उनकी कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में आतंकी जो शायद छिपने की कोशिश में है वो छिप ना पाए या वहां से निकल ना पाए। तो पुलवामा से ये बड़ी खबर है, परिगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है और लगातार यह अभियान जारी है। कोशिश यही है कि किसी भी सूरत जो आतंकी है वो इस इलाके से भागने में कामयाब ना हो। हालांकि गोलियों का तबादला कल रात से ही बंद हो गया था। देर रात के बाद से अब तक गोलियों का तबादला वहां नहीं हुआ है, एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सुरक्षा में तैनात वहां पर जो भी जवान हैं उन्होंने इलाके को घेरे में ले रखा है और तलाशी अभियान जारी है। और बिलाल खान हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बिलाल, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? क्या सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है? क्या एक्सचेंज ऑफ फायर अब भी शुरू हुआ या फिर रात से बंद है तो अभी तक बंद है? देखिए विशाल, रात को ये एनकाउंटर जो यहाँ शुरू हुआ था उसके बाद मुहासरा पूरी रात भर चला। तो तकरीबन 14 घंटे के बाद 14 घंटे का वक्त जो गुजर गया है, तो इस वक्त जस्ट नाउ ये जो है ऑपरेशन कंक्लूड किया गया है। क्योंकि अभी तक किसी मिलिटेंट की डेड बॉडी या किसी के मतलब मिलिटेंट का कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है इस वक्त हम आपको ताजे जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो निकल रही है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ से निकल रहे हैं। इस वक्त जो ये ऑपरेशन है ये कंक्लूड हुआ है, जो कि तकरीबन 14 घंटे तक यहाँ पर जारी रहा पारीगाम और लर्रू के इलाके में। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन अभी जस्ट नाउ अभी कंक्लूड हुआ है। 14 घंटे का ये ऑपरेशन चला है, जिसमें फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई अमल में लाई थी। लेकिन 14 घंटे के बाद आज ये ऑपरेशन इस वक्त कंक्लूड हुआ। जी विशाल। जी, तो क्या इस ऑपरेशन कंक्लूजन पे कुछ बात की है वहां पर मौजूद कुछ जवानों के जो सीनियर अफसर होंगे या जो सीनियर पोस्ट पे होंगे, किसी ने कुछ बताया ऑपरेशन के बारे में कि ये क्या था, क्यों था और आगे क्या रणनीति है? देखिए विशाल, जो यहाँ पर पुलिस या सीआरपीएफ के जो अफसरान थे तो उनने इस हवाले से किसी किस्म का बयान सामने नहीं आया उनका। ताहम जो पेट्रोलिंग पार्टीज है वो मजीद बढ़ा दी गई है इस एरिया में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो ऑपरेशन कंक्लूड किया गया है, लेकिन एडजेसेंट एरियाज में जो है पेट्रोलिंग जो है फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की वो बढ़ा दी गई है। क्योंकि जो यहाँ से जो मिलिटेंट निकलने में कामयाब हुए उनकी तलाश अभी पूरे बाकी इलाकों में यहाँ पर बदस्तूर जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका बिलाल तमाम जानकारी के लिए। तो ऑपरेशन कंक्लूड हो चुका है, ये जो तलाशी अभियान जारी था वो कंक्लूड हो चुका है और जो घेरा डाला गया था उसे उठा लिया गया है। लेकिन अभी कोई ना तो कोई डेड बॉडी बरामद हुई है, ना ही इस बारे में कुछ और जानकारी मिली है। लेकिन यह है कि ऑपरेशन कंक्लूड हो चुका है। इसका मतलब साफ है कि जो आतंकी है वो या तो दुम दबाकर भाग निकले किसी तरह से, और लेकिन उनको वहां से भागने पर मजबूर भी किया गया और लगातार कोशिश ये रही होगी कि उसे मार गिराया जाए। लेकिन कुछ वजह रही होगी, कुछ स्ट्रैटेजिक सोच रही होगी। लेकिन बहरहाल ये है कि ऑपरेशन कंक्लूड हो चुका है।
और अब नजर एक और अहम खबर पर। वाटर ट्रांसपोर्ट का खाका तैयार कर लिया गया है। वाटर ट्रांसपोर्ट का खाका तैयार है। झेलम नदी और डल झील में चलाई जाएंगी कश्तियां। जी हां, झेलम नदी और डल झील में कश्तियां चलाई जाएंगी, यानी एक ऑल्टरनेट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसका खाका तैयार कर लिया गया है। यानी आप पानी के रास्ते से भी बाकायदा अपना सफर कर सकते हैं, और यह सफर आप कश्तियों से कर सकते हैं, घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि घूमने फिरने के साथ साथ अपने काम के तहत भी। तो 65 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले 6 मुख्य मार्गों पर 6 अलग अलग रूट्स पर कश्तियां चला करेंगी। इनमें डल गेट भी शामिल है, डल झील भी शामिल है, और साथ ही साथ झेलम नदी भी शामिल है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट का खाका तैयार हो चुका है। झेलम नदी और डल झील में चलाई जाएंगी कश्तियां, और ये एक ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पर इन इलाकों में काम करेंगी। 65 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले 6 मुख्य मार्गों पर चलेंगे कश्तियां। 6 अलग अलग रूट्स बनाए जाएंगे, जो 65 किलोमीटर के अताफ जो है वो इतना उसका लंबा सफर होगा, और इस बीच 6 रूट्स बने जाएंगे। तो ये काफी अहम डेवलपमेंट है, लेकिन इसका खाका तैयार हुआ है। हो सकता है कि इसे जमीन पर उतरने में भी वक्त लगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और इसके लिए खाका तैयार किया जा चुका है। झेलम नदी और डल झील में चलाई जाएंगी कश्तियां, और ये कश्तियां कुल 6 रूट्स पर चलेंगी, और ये कुल जो रूट्स होंगी इसकी जो मसाफत होगी ये 65 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और इससे जाहिर है कि वहाँ आसपास के रहने वाले लोगों को, और साथ ही जो टूरिस्ट वहाँ आते हैं उन्हें भी एक ऑल्टरनेट मोड मिलेगा ट्रांसपोर्ट का, जिससे और ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। जैसे आने वाले दिनों में जैसे जैसे वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती चली जा रही है या ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं, तो ऐसे में एक ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी, और जाहिर है कि इससे जो टूरिस्ट का अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। और श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा तीसरा जत्था पहुंचा पुंछ। श्रद्धालुओं का किया गया जोरदार स्वागत। पुंछ बेस कैंप और यात्री निवास बनाने की मांग। धार्मिक संगठनों ने उपराज्यपाल प्रशासन से मांग रखी है कि यहां भी एक यात्री निवास बनाया जाए, जैसा कि जम्मू में उस तरह से पुंछ में भी एक यात्री निवास बनाया जाए। जम्मू की तरह बेस कैंप और यात्री निवास निर्माण करने की मांग रखी गई है। तो श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तीसरा जत्था पुंछ पहुंच चुका है, और इस तीसरे जत्थे में भी काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद है। श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है, और जो श्रद्धालु वहां आ रहे हैं, जो उनका भी ये कहना है कि पुंछ पे जिस तरह से हर साल अब ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि यहाँ पर भी एक बेस कैंप तैयार कर दे, जैसा कि जम्मू में है। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। ऐसे में आज यात्रा के तीसरे जत्थे में कुल 4000 लोग या श्रद्धालु कह लें, 4000 श्रद्धालु इसमें शामिल थे, और बल्कि ज्यादा थे। यात्री पहुंचे, इनका कॉलेज मैदान में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं दिन ब दिन बढ़ रही यात्रियों की संख्या को लेकर
अलग अलग धार्मिक संगठनों ने उपराज्यपाल प्रशासन यानी एलजी प्रशासन से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और केंद्र सरकार से इस बात की मांग की है कि पुंछ में भी भगवती नगर जम्मू की तरह यात्रा बेस कैंप और यात्री निवास का निर्माण करवाया जाए। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा जत्था पुंछ के कॉलेज मैदान में पहुंचा और 2 दिनों की तरह आज ही यहाँ पर आप देखते हैं कितनी गहमागामी है और यहाँ पर यात्रियों को जोरदार स्वागत किया गया है। यात्रियों को यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है। यात्रियों के लिए यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ पर कई तरह के पकवान जो हैं यात्रियों को परोसे जा रहे हैं और यात्री जो है उन पकवानों का लुत्फ उठा रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से आने वाले जो यात्री हैं वो यहाँ पर काफ़ी आनंद ले रहे हैं और यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर बात करेंगे जिला स्नान धर्मशाला के प्रधान क्षेत्रपाल शर्मा जी से कि उनका क्या कहना है और यात्रा को लेकर आगे उनकी किस तरह की डिमांड्स हैं उनसे बात करेंगे। क्षेत्रपाल जी बताइए, जो यात्रा चल रही है किसके बारे में? ये यात्रा आप देख ही रहे हैं कि आज यात्रा का तीसरा दिन है 18वें वर्ष में और एक भव्य स्वरूप के अंदर यात्रा जो है यहाँ आनी शुरू हो गई है। जिस उद्देश्य से ये यात्रा शुरू हुई थी मुझे लगता है कि आज उस उद्देश्य की पूर्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो उद्देश्य था कि ये यात्रा भी जो है वैष्णो देवी की यात्रा की तरह 12 महीने जो है चले और हम देख रहे हैं पिछले 4 महीने से पूरे देश भर से गाड़ियाँ जो हैं बहुत अधिक मात्रा में जो है बूढ़े अमरनाथ की यात्रा के लिए आ रही हैं। और आज भी जबकि तीसरे दिन यहाँ पर लगभग मंडी में जो कुछ यात्री गए हैं उनको मिला करके 5000 के करीब यात्री जो है आज पुंछ में पहुँचे हैं। इस वक्त पुंछ का जो कॉलेज ग्राउंड है वो पुंछ की जनता द्वारा और यात्रियों द्वारा खचाखच भरा हुआ है। बड़ा एक उत्सव जैसा वातावरण है। आज की जो यात्रा आई है, जिस प्रकार की यात्रा आना शुरू हो गई है, उसको देख करके मेरा आदरणीय एलजी महोदय और भारत सरकार और विशेषकर जिला एडमिनिस्ट्रेशन से ये मेरा निवेदन है कि यहाँ पुंछ के अंदर एक बेस कैंप जो है बनाया जाए। जितने भी यात्री यहाँ आए वो यहाँ पुंछ बेस कैंप में ठहरे और दूसरे दिन यहाँ से श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को जाएं, क्योंकि अब इस यात्रा ने जो है एक भव्य रूप जो है वो धारण कर लिया है और जिसको देखते हुए ये लगता है कि बहुत जल्द से जल्द यहाँ पुंछ नगर के अंदर एक बेस कैंप जो है वो बनाया जाए ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो और 12 महीने आने वाला यात्री जो है उसके लिए अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा रहने का जो है व्यवस्था हो और वो यहाँ से जो है वो यात्रा करके जब जाए और देश भर में जो है इस अच्छी यात्रा का और एक अच्छे वातावरण का जो अनुभव है वहाँ जाकर सबके सामने रखें। ओपन में यहाँ पर व्यवस्था करने में भी मुश्किल होती होगी और यात्री निवास बन जाएगा तो काफ़ी आसानी होगी। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि यहाँ पुंछ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पिछले 3 महीने से इस यात्रा को लेकर के तैयारियां कर रही है। अगर ये यात्रा एक बार बेस कैंप यहाँ बन जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बड़ी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि एक ही बार बेस कैंप बनने से बार बार जो है वर्ष भर जो हर वर्ष गवर्नमेंट जो है हज़ारों रुपये खर्च करती है इस अरेंजमेंट को लेकर के, वो जो तैयारियां जो है एक बार खर्च करके एक अच्छा बेस कैंप बन जाएगा, जिसके कारण जो है यात्री आएंगे और यहाँ से जो है वो अपनी अच्छी यात्रा और अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। हज़ारों की तादाद में पूरे भारतवर्ष से, चाहे वो आसाम हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, हर तरफ से लोग आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमने महसूस किया है कि यात्रा में हज़ारों लोग आ रहे हैं, लोकल यात्रा के भी बहुत हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह जम्मू में भगवती नगर में एक बेस कैंप है वैसा कैंप नहीं है। मेरी एलजी सरकार से मेरा निवेदन होगा कि जिस तरह जम्मू में बेस कैंप रखा है भगवती नगर, इसी तरह यहाँ पर पुंछ में भी एक बेस कैंप बनाया जाए, एक यात्री निवास बनाया जाए। कम से कम यहाँ पर मिनिमम 5000 लोगों की व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी दशनामी अखाड़ा में हैं या बाकी हमारे मंदिर हैं या इधर नवग्रह मंदिर है, गीता भवन है, लेकिन इतनी बड़ी हमारे संस्थान नहीं है कि जो हज़ारों लोगों को वहाँ पर अकोमोडेट कर सकें, उनको पूरी सुविधाएं दे सकें। लंगर की भी मैनेजमेंट दशनामी अखाड़ा में है, वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने भी हर जगह व्यवस्था की है। लेकिन मेरी एलजी सरकार से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि अगले साल जब ये यात्रा आए यहाँ पर कम से कम एक बेस कैंप हो, यात्री भवन का एक शिलान्यास हो चुका हो, ताकि एक ये जो भव्य यात्रा है बूढ़ा अमरनाथ स्वामी जी की, ये यात्रा जैसे कश्मीर में होती है, श्रीनगर में जाती है अमरनाथ स्वामी की यात्रा, वैसी यात्रा बने। और जैसे हमारे वैष्णो देवी में बहुत बड़ी व्यवस्था है, उसी किस्म की व्यवस्था अगर यहाँ पर बनाई जाए तो मेरा ख्याल है एक तो टूरिज्म के हिसाब से, दूसरी इस एरिए की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, तीसरा जो यहाँ पर हमारा समाज है
उसके आत्मविश्वास को बूस्ट करने के लिए अगर मूलभूत जो सुविधा यहाँ पर दी जाएंगे उसका भारत सरकार को, हमारे लोगों को, हमारे एरिया की इकानमी को बहुत बेनिफिट होगा। तो देखिए किस प्रकार जितनी भी संस्थाएं उनका ये कहना है कि यहाँ पर प्रशासन हर प्रकार की सुविधा जो है उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए पुंछ में कम से कम एक यात्री निवास, एक बेस कैंप होना चाहिए जहाँ पर कम से कम 4-5 हज़ार यात्री एक समय में ठहर सकें और इस तरह की हर बार व्यवस्था करने के बजाय एक ही बार इस तरह की व्यवस्था हो सके और यहाँ पर यात्री जो आए उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता मुनीश से। मुनीश, हमें बताएं कि इस वक्त आप कहां पर हैं और किस तरह की चहल पहल है बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर, और जो यात्रियों की संख्या है वो काफी हौसला कुन है। जी विशाल, इस समय मैं बूढ़ा अमरनाथ मंदिर परिसर में हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं, क्योंकि एक तो कतारों में लगे हुए राष्ट्रीय स्तर की यात्रा वो चल रही है, दूसरी तरफ आज सावन का सोमवार है, उसके चलते जम्मू कश्मीर के काफी श्रद्धालु जो यहाँ आए हुए हैं और सुबह से कतारें लगी हैं। लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं और बड़े इत्मीनान से लोग दर्शन कर रहे हैं। जी साहब, तो ये जो यात्री वहां पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ये हर दिन आ रहे हैं श्रद्धालु, और वहां किस तरह से पहुंच पा रहे हैं, कब तक ये आने का सिलसिला जारी रहेगा? उनको सुविधाएं तो बहुत सारी मिल रही है, जैसा अभी बयान भी हमने सुना कई लोगों का, लेकिन अगर कुछ कमी है तो वो क्या है? साल बिल्कुल सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन सुविधाएं हर बार जो है अरेंज करनी पड़ती हैं। खुले मैदान में, कॉलेज मैदान में जो है यहाँ पर कुछ यात्री आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन जो डिमांड है यहाँ के लोगों की, जो संगठन है जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल है, सनातन धर्म सभा है, जितने भी संगठन है उनकी एक डिमांड है कि पुंछ के अंदर भी भगवती नगर की तरह एक बेस कैंप बनना चाहिए जहाँ पर श्रद्धालु ठहर सकें और यात्रियों के यात्री निवास होना चाहिए जहाँ पर यात्री आराम से रहें, क्योंकि हर बार जो व्यवस्थाएं करनी पड़ती है लाखों रुपए खर्च होते हैं। और हमारे साथ इस समय विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी, उनसे बात करेंगे, उनका भी क्या कहना है वो आप बताएंगे खुद की, वो क्या किस तरह की डिमांड चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं यात्री निवास को लेकर। हमारे साथ निशु गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे। निशु बताइए किस तरह की डिमांड है? जो सबसे बड़ी बात है कि हमें इस समय जो परेशानी हो रही है वो हमने पहले भी प्रशासन से बात की थी कि हमें यहाँ पे पुंछ में एक यात्री निवास होना चाहिए। आप देख रहे हो यात्रा का जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का ये जो काम था वो सक्सेसफुल हो चुका है। आज लाखों की संख्या में पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं, भोले बाबा के भक्त आते हैं, पूरा साल ये यात्रा चलती रहती है। लेकिन जब सबसे ज्यादा मुसीबत में ये पड़ती है जब ये हमारी बजरंग और विश्व हिंदू परिषद की यात्रा आती है, इसके साथ पूरे देश से यात्री और भी जुड़ जाते हैं। अनरजिस्टर्ड यात्री इस समय इतनी संख्या में आ चुके हैं, हमें पूरा पुंछ भी अगर हमने पूरे नंगाली साहब वगैरह भर दिए, गुरुद्वारे सारे भरे गए, हमारे जितने मंदिर भरे गए, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जितने हैं भरे गए, सारा लोगों के घर भरे गए हैं। और हमें इस समय इतनी परेशानी आती है यात्री निवास को लेकर। हमारी एलजी गवर्नमेंट से, हमारी केंद्र सरकार से ये अपील है, कृपा करके हमें इन यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक यात्री निवास दिया जाए, ताकि हमें यात्रियों को ग्राउंड में ना लिटाना पड़े, हमें यात्रियों को सेंटर में ना लिटाना पड़े। हमारी एक ही डिमांड है कि हमारी हमें देश का मिलना चाहिए, जैसे भगवती नगर में। और आप देख लो कि ये यात्री कितनी मुश्किलों से दुर्गम, कितनी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, इनको प्रशासन हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है और प्रशासन ने अपना पिछला 10 दिनों से पिछले 20 दिन हर चीज जो की है, चाहे वो जिला प्रशासन है, चाहे यूपी प्रशासन है, चाहे वो डीएम साहब हैं, चाहे चाहे पेड फोर्सेज है, चाहे वो हमारे आईजी साहब हैं, उन्होंने पूरी तरह से जो अपनी इस यात्रा को बनाने के लिए इसका जिंदा मिसाल है कि आज हजारों की संख्या में यहाँ पे डेली 10-15 हजार यात्री यहाँ पे आ रहे हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए, और लोगों तक का वहां लोगों के क्या मांगे हैं, क्या और बेहतर है या क्या वो महसूस कर रहे हैं पहुंचाने के लिए। तो इसके साथ ही आपको हम यहाँ पे बता दें, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कैंप में रुके कांवरियों की मदद से बच्चे का शव पोखर से निकाला गया। बेतिया में महावीरी अखाड़ा जुलूस की निगरानी प्रशासन रोड कैमरे की मदद से कर रहा है। जुलूस के दौरान उपद्रव मचाने वालों पर प्रशासन की विशेष नजर है। प्रशासन की टीम जुलूस की वीडियोग्राफी करा रही है। अलवर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पिनान टोल टैक्स के पास तेज गति में आ रही पिकअप ने अचानक ब्रेक लगा दिया और पिकअप की खिड़की खोलने से एक व्यक्ति पिकअप से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चलाए जा रहे हैं प्रदेश व्यापी सदस्यता अभियान की 12 जिले में भी शुरुआत हुई। 12 सांसद कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा और छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पोस्टर विमोचन कर इस अभियान की शुरुआत की। अवैध मादक पदार्थ तस्करों एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डीएसटी जालौर और बागरा पुलिस ने तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। presented by विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। वाटर ट्रांसपोर्ट का खाका तैयार कर लिया गया है। झेलम नदी और डल झील में चलाई जाएंगी कश्तियां। 65 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले 6 मुख्य मार्गों पर चलेंगी कश्तियां। इसको लेकर एक जो है ड्राफ्ट रेडी किया जा चुका है। आप कह सकते हैं कि इसका खाका तैयार हो चुका है, लेकिन अब इस खाका को तैयार होने के बाद इसकी जो प्लानिंग होगी और इसको लेकर जो फाइनल जो वर्क होगा वो जमीन पर कब तक उतरेगा, कितना इसमें वक्त लग सकता है, ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है और जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ये काम पूरा होगा। आबिद जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। आबिद, ये जो खाका है ये क्या किस बुनियाद पर तैयार किया गया है, कितना अहम है ये, कितना फायदा इससे पहुंचेगा और कौन कौन से लोग ऐसे होंगे जो सीधे तौर पर इसके बेनिफिशियरी होंगे, और दूसरा अहम सवाल ये भी है कि कितना वक्त लग सकता है इसे जमीन पर उतरने में। बिल्कुल विशाल, क्योंकि अब जब ये आया है, रोड मैप तैयार हुआ है, ब्लूप्रिंट इसका आया है, तो कहीं ना कहीं अब बहुत जल्द इस पे काम होगा। जिस तरह से नॉर्मल सी की बात हो रही है, ये अगर वाटर स्पोर्ट्स में शामिल होगा, ये भी नॉर्मल सी में एक इजाफा होगा। क्योंकि आप देखिए ये जहलिम का व्यू है, यहां से जब वाटर ट्रांसपोर्ट चलेगा, ये बेसिकली जो पांथा चौक है जहां से श्रीनगर की एंट्रेंस होती है, वहां से जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसकी शुरुआत होगी छतबल तक। इस जहलिम के किनारे इस जहलिम नदी में जो है बोट चलेगी, लोग इसमें सफर करेंगे, या इसमें आगे जो बीच में है कई जगह हॉल्ट स्टेशन बनाए गए हैं, जैसे रिगल चौक वाला हॉल्ट स्टेशन है, पोलो व्यू वाला हॉल्ट स्टेशन है। तो इस तरह से जो लोग, क्योंकि अक्सर जो ये रूट रहता है पांथा चौक वगैरह से डल लेक तक या बटमालू, क्योंकि ट्रैफिक का कंजेशन बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे में काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको मुश्किल होती है अपने जो मंजिल है उसकी तरफ उसकी ओर पहुंचने में। लेकिन अब जब यहां से वाटर ट्रांसपोर्ट चलेगा, कहीं ना कहीं उन लोगों को राहत होगी। और साथ ही इसमें एक और बात यह है, ये नॉमिनल चार्जेस यानी काफी कम चार्जेस पे लोग इसमें सफर कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको फिर से बता दूं, एक तो यहां पर ये वाटर ट्रांसपोर्ट चलने का जो ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है, वो तैयार किया गया है। इसके अलावा डल झील, वहां पर टूलिप गार्डन जो क्या एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, वहां से हजरत बल श्राइन तक भी जो है वाटर ट्रांसपोर्ट वो भी वहां पे दस्तयाब रखी जाएगी। कहीं ना कहीं एक और इजाफा है, नॉर्मल सी में एक और तरक्की है। जैसे स्मार्ट सिटी में काम चल रहा है, उस स्मार्ट सिटी को मजीद स्मार्ट बनाने के लिए इस तरह के इकदाम किए जाए। रोड्स ठीक किए गए हैं। अब कहीं ना कहीं जो जालिम है, जब इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट रहेगा तो कहीं ना कहीं ये भी सोचा जाएगा, इसे भी अब साफ रखा जाएगा, क्योंकि काफी सारी गंदगी इस जालिम नदी में डाली जाती है। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट जब इसमें चलेगा तो लोग भी अब कोशिश करेंगे इसे भी साफ रखने की। जी विशाल जी, और मैं ये पूछ रहा था आपसे आबिद के इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन से लोग होंगे। जाहिर है एक तो जो टूरिस्ट है वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो वाटर ट्रांसपोर्ट का भी मजा ले पाएंगे। जम्मू कश्मीर में सिर्फ वो शिकारा में कुछ घंटों के घूमने के लिए नहीं, बल्कि वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए वो वाटर डल झील या झेलम का वो नजारा देख सकते हैं। दूसरा मेरा सवाल यह था कि इसके बेनिफिशियरी और कौन से लोग होंगे, और क्या इससे वाटर ट्रांसपोर्ट से जुड़ा कुछ जो इकोनॉमी है वहां के लोगों की, जो लोग इससे जुड़ेंगे उसमें कुछ बूस्ट आएगा।
बिल्कुल विशाल, क्योंकि जब यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे वो भी वाटर स्पोर्ट्स का इसमें क्या है कि वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट में चलना पसंद करेंगे और साथ ही इसमें वो लोग भी जाएंगे क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पांथा चौक एक ऐसा एरिया है, वहां से जो रोड है काफी कंजेस्टेड रहता है अक्सर ट्रैफिक जाम की वजह से, या वहां से काफी कम जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो चलता है। क्योंकि आपने देखा होगा क्योंकि जो श्रीनगर सिटी के एंटर जो लोकल पैसेंजर ट्रैफिक है उसे कम इजाजत मिलती है। ऐसे में लोगों को या तो वहां से छोड़ा जाता है, पांथा चौक में जो लोकल ट्रैफिक में ट्रांसपोर्ट में चलते हैं वहां पर उनको उतारा जाता है, तो वहां से वो दूसरी गाड़ी सिटी की ओर लेना पसंद करते हैं। लेकिन अब जब वहां पे उनके लिए वाटर ट्रांसपोर्ट होगा तो उनके लिए ये काफी अहम भी होगा लोकल्स के लिए, वो वहां से वाटर ट्रांसपोर्ट लेकर श्रीनगर सिटी के अंदर जाए। या यहां से अगर हम देखेंगे छतबल साइड से, क्योंकि पारिमपुरा में वहां पर रुकती है गाड़ी, तो कहीं ना कहीं छतबल इलाके से भी वो काफी नजदीक है, वहां से भी जो लोग है वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही जिस तरह से आपने कहा जब लोग इस वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल अमल में लाएंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए भी ये बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि जो इसके हाल्ट स्टेशन होंगे कहीं ना कहीं वहां पे मार्केट्स बन सकते हैं वहां पे, या जहां पे जो इसमें अभी बोट्स है तो लोग भी शायद आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि काफी सारी जब ये सक्सेसफुल होगा काफी सारी बोट्स इसमें रखी जाएंगी तो कहीं ना कहीं काफी सारे लोग एकोमोडेट होंगे, उनके रोजगार के जो जरिए है या उनके रोजगार का कमाने का ये जरिया बन सकता है। जी विशाल। अबिद, एक और सवाल, इसमें कुछ प्लानिंग में कुछ इस बात का खुलासा हो पाया है कि बोट्स जो है वो किस किस सतह की होंगी, मतलब स्टीमर्स होंगे या फेरीज होंगी या छोटी कश्तियां होंगी, बड़ी कश्तियां होंगी, कुछ इसका इस पे खुलासा हो पाएगा? बिल्कुल विशाल, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है फेरीज तो नहीं होगी, लेकिन जो दूसरी टाइप यहाँ पर रहती है फुल कवर्ड टाइप की वो बोट्स रहती है, उसमें 17 से लेकर या 22 की सीटिंग कैपेसिटी रहती है। तो क्योंकि इसमें भी ज्यादा दबाव न बढ़े, जो कश्ती है जो बोट है उसमें भी ज्यादा दबाव न पड़े, और साथ ही उसमें शायद ये भी ख्याल रखा गया है कि जो क्योंकि जब सर्दियां होंगी उसमें जो है गर्मी का इंतजाम रखा जाए, और साथ ही क्योंकि जब बोट्स यहाँ पे चलेगी, जैसे कि मैं बात कर रहा था जहलम को साफ रखने की विशाल, ये इसके बांध क्योंकि काफी सारी जगहों पे इसके बांध भी ठीक किए गए हैं और अब कई जगहों पर इसके बांध जो है अभी बनने हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है जब वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चलेगा उसे भी, क्योंकि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, स्मार्ट सिटी में हर तरह की चीजें स्मार्ट टाइप से ये रखने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट की बोट्स होंगी वो भी कहीं ना कहीं नए पैटर्न की होगी, और शायद उम्मीद की जा सकती है कि उसमें 17 से या 22 की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो उसमें लगाई जा सकती है। और साथ ही उसमें यह भी ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो सर्दियों में पैसेंजर्स को जो उसमें पैसेंजर चढ़ेंगे उनको सहूलियत जी बहुत शुक्रिया आपका आबिद तमाम जानकारी के लिए। तो आबिद ने हमें बहुत ही विस्तार से बताया कि ये जो प्लान है, ये जो ब्लूप्रिंट है, जब ये जमीन पर उतर जाएगा और यानी कि जब ये वाटर ट्रांसपोर्ट का मोड शुरू हो चुका होगा तो उससे क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, कितना फर्क पड़ सकता है, कितने इसमें जो टूरिस्ट का अट्रैक्शन है उसमें कितना और जो है इसमें और चांद जुड़ सकते हैं, यानी 4 चांद लग सकते हैं, और साथ ही इससे जुड़े जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबकी अपनी इकोनॉमी बूस्ट होगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और इस वक्त एक और अहम खबर यूनान से है। युवक का शव लाया जा रहा है यूनान से। जम्मू फ्लाइट के शेड्यूल में बदलाव हुआ है। युवक का शव यूनान से लाया जा रहा है। जम्मू फ्लाइट के शेड्यूल में बदलाव, युवक का शव 24 अगस्त को पहुंचेगा जम्मू। पंकज शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में यूनान में हुई थी मौत। 26 जुलाई को हुई थी मौत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की थी पहल, शव को लाने के लिए पहल की गई थी, जिसके नतीजे में अब यह खबर है कि युवक का शव यूनान से जम्मू लाया जाएगा। इस पे सिर्फ जो इसकी शेड्यूलिंग से थोड़ी तब्दीली है, यूनान से युवक का शव लाया जा रहा है जम्मू। फ्लाइट के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव हुआ है। युवक का शव 24 अगस्त को पहुंचेगा जम्मू, यानी कि आज 21 है तो अब से 3 दिनों के बाद 24 अगस्त को जम्मू पहुंचेगा शव उस युवक का जो यूनान में जिसकी मौत हो गई है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जम्मू के पंकज शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी यूनान में, 26 जुलाई को हुई थी मौत, और अब जो खबर उसके मुताबिक 24 अगस्त को ये उसका जो शव है वो जम्मू पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बारे में पहल की थी।
कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कोमल, और क्या जानकारी मिल पा रही है, और साथ ये कि इंतजार क्या और लंबा हो गया? बिल्कुल विशाल, ये एक बेहद दर्दनाक बात है कि एक परिवार जिसका बच्चा देश से बाहर पहले तो मारा जाता है और उसका जो शव है उसको लाने में ही महीनों लग जाते हैं। हालांकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो जाएगा जब 24 तारीख को उसका शव जो है उसके परिवार वालों को मिलेगा। पहले कहा जा रहा था कि 20 अगस्त को उसकी जो बॉडी है वो पहुंच जाएगी, लेकिन अब डेट्स में चेंज आई है, फ्लाइट सारी बदल चुकी हैं और उनकी जो मदर है वो जो है वो वहां पर अमृतसर जाएंगी 23 को और उनकी रिसीव करेंगे बॉडी। तो ये बड़ा घर का माहौल आप देखिए कि एक तो घर के किसी बच्चे की मौत हो जाती है, फिर उसके बाद वो वाला दर्द सहना और उसके बाद 1 महीना उस शव का इंतजार करना, वो दूसरा दर्द सहना। तो पूरा जो गांव है वो इस समय मातम में है। पूरे गांव को इंतजार है कि वो उसका जो बच्चा है वो वापस आ जाए। तो 24 को उसका जो शव है वो पहुंचेगा, लेकिन इससे पहले 23 को जो फ्लाइट है वो वहां पर अमृतसर में वो करेगी। उसकी जो मदर है गीता देवी जिसका नाम है, वो उनको वहां पर बॉडी को शव को लेने जाएंगी। लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो बेहद खराब है। उनका जो पूरा परिवार है वो सदमे में है। हालांकि आपने देखा कि 1 महीने से ज्यादा होने वाला है कि ग्रीस में उसकी मौत हो जाती है, फिर वो 1 दिन 2 दिन इंतजार करते हैं। उन्होंने बहुत गुहार लगाई सरकार से कि वो उनके जो बच्चा है उसके शव को वापस लाया जाए। लेकिन विशाल आप देखिए यहाँ पर 23 से 24 तारीख अब डाल रहे हैं, तो ये 1 महीने से ज्यादा हो गया उसकी मौत को हुए। तो इस सारे मंजर का जो दर्द है वो पूरा गांव सह रहा है। खाली एक उनका परिवार नहीं बल्कि उनके पूरे गांव वाले इंतजार कर रहे हैं कि उसका शव जो है वो जल्दी जम्मू पहुंचे और उसका दाह संस्कार जो भी रिचुअल्स हैं वो किए जाएं, क्योंकि अब उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, परिवार से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हालांकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसमें पर्सनली उन्होंने इंटरवीन किया है और पर्सनली इंटरवीन करने के बाद विदेश मंत्रालय से भी रिक्वेस्ट करके बार-बार रिक्वेस्ट की गई है। पहले भी डिनाई किया गया था विदेश मंत्रालय की तरफ से, और लेकिन फाइनली अब उन्होंने एग्री किया है और 24 को उसका जो शव है वो जम्मू पहुंचेगा। जी विशाल। जी कोमल, वो जो युवक है जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बताई जा रही है, क्यों ऐसा लगता है घर वालों को कि युवक की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है? एक तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालें, और दूसरा ये बताएं कि आपकी अगर उनके घर वालों से बात हुई हो कि उस युवक के बारे में कुछ बताएं कि वो युवक यूनान में कितने महीने या कितने वर्षों से रह रहा था, और क्या वो मतलब अकेला था या उसका परिवार भी कोई है? कुछ बताएं इस बारे में। जी नहीं, वो अकेला ही था वहां पर। उसका परिवार जम्मू के जोड़ियां अखनूर एक गांव वाला इलाका है, वहां पे है उसका परिवार और वहां पे वो जॉब करता था। और वहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत का होना, घर वालों का शक होना बिल्कुल जायज था, क्योंकि उसकी जिस दिन लास्ट उसके परिवार वालों के साथ बात हुई थी वो थोड़ा डरा सहमा हुआ था और उसने अपने परिवार वालों से कहा भी था कि अगर मेरा फोन नहीं आएगा तो आप परेशान नहीं होना। तो इसी से घर वालों का अंदाजा लगा रहे हैं कि उसके साथ कोई ऐसी घटना घटने वाली है जिससे उसने डर के माहौल में, डर के सहम के उनको लास्ट अपनी माँ से गीता देवी से बात की थी। तो जाहिर सी बात है कि उनके परिवार वालों को पहले से ही इस बात का शक जो है वो हो गया था कि उनका जो बच्चा है वो किसी खतरे में है वहां पर। और उसकी जो डेथ होना वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में होना, ये परिवार वालों का नहीं बल्कि पूरे गांव वालों का मानना है, क्योंकि उसके दोस्त कुछ थे जो लगातार उसके कांटेक्ट में थे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उसके कांटेक्ट में थे। तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि वो किसी परेशानी में है और वो शायद अब उसके साथ कुछ भी घटना घट सकती है। तो ऐसी जो सिचुएशन वहां पर बनी हुई थी उससे परिवार वाले और पूरे गांव वाले कह रहे थे कि उनका संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उसका शव जब जम्मू में उनके गांव में पहुंचेगा तो हो सकता है वो एक प्रदर्शन भी करे, क्योंकि वो सिर्फ शव वापिस लाने की डिमांड तो उनकी थी, वो जस्टिस भी चाहते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स भी विशाल साथ में आएगी, उसकी सारी रिपोर्ट्स पहुंचेगी शव के साथ, तो फिर भी क्लियर होगा कि उसकी मौत कैसे हुई थी। हालांकि आपने कहा कि वो क्या परिवार वालों के साथ था, नहीं, वो अपने परिवार वालों के साथ नहीं था। उसके परिवार वाले जम्मू में रहते थे और वो अकेला वहां पे जॉब करता था। पिछले 3 से 4 साल से वो वहां पर सेटल था और कुछ उसके परिवार वालों से लगातार कांटेक्ट में था, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो 3 दिन तक वो अपने परिवार वालों के कांटेक्ट में नहीं था। जी, तो परिवार वाले क्या कह रहे हैं? परिवार वालों को किस बात का शक है कि उसके साथ क्या हुआ होगा? जाहिर है कुछ ना कुछ बातें उसने पहले अगर बताई हों,
और दूसरा ये कि पंकज शर्मा जो युवक था, जाहिर है बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद खबर है। एक तो लोग बाहर अगर जाते भी हैं तो वो बहुत पीड़ा और बहुत कुछ सह के जाते हैं कि वहाँ से कुछ अपने घर के लिए भला कर पाएंगे, लेकिन एक ऐसी उम्र में एक इतना बड़ा सदमा उनके घर वालों को लगा है। लेकिन घर वालों ने क्या कुछ शक जाहिर किया है, कुछ ऐसी बात बताई है जिससे अंदाजा हो कि हुआ क्या होगा आखिर उस युवक के साथ? और आखिरी बार वो जब गया था तो कब गया था, कितने दिन से वहां रह रहा था? महीने हो गए थे या साल हो गए थे? बिल्कुल पंकज को कुछ महीने ही हुए थे वहां पर ग्रीस में गए हुए, और घर से बहुत अच्छे से गया, घर में पैसा भेजता था, घर में फोन और वीडियो कॉल से अपनी माँ से अक्सर बात किया करता था, बताया करता था वहां का कैसा माहौल है और किस तरीके से वहां पर रह रहा है। और उसके बड़े सपने बहुत बड़े थे कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और घर आके बहुत अच्छी कोठी बनाऊंगा, बहुत सारे सपने थे अपने माँ बाप को लेके, अपने परिवार को लेके। तो अक्सर उनकी बात करता था। जो गीता देवी पंकज की माँ थी, उनसे मेरी बात हुई 2-3 बार फोन पे, तो उन्होंने कहा कि वो इतना अच्छा लड़का था, क्या उसके साथ कोई दुश्मनी हो सकती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये था कि वो रेगुलर बात करता था, लेकिन 3 दिन लास्ट जब उसकी मौत की खबर आई, उसके पहले 3 दिन तक उनके परिवार वालों के साथ किसी की भी बात नहीं हुई। तो आप सोचिए, और आपने कहा कि वो जो पंकज था, वो पंकज अपने माँ बाप के साथ कांटेक्ट में था, क्या उस संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई तो कैसे पता चला? बाहर अक्सर बहुत बार ऐसी खबरें आई हैं कि युवा जो है हमारे भारत के, वो बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में मारे जाते हैं। कुछ महीने पहले मुकेरिया का भी एक लड़का जो कि जम्मू के खोड़ का रहने वाला था, बेसिकली वो जम्मू के खोड़ का रहने वाला था, और उसकी भी मौत ऐसे ही बाहर हुई थी, और तभी विदेश मंत्रालय से उसके शव को लाने में 21 दिन लग गए थे। तो अब खोड़ से ज्यादा दूर नहीं है पंकज का घर, तो वो जो मंजर था, तो पंकज के साथ भी ऐसा होना, तो ये भी उनके मन में एक शक पैदा कर रहा है, क्योंकि उसकी जो मौत हुई थी तो वो मौत उसके सर पे चोटें आई थी, दुकान के अंदर उसको मारा गया था, जिस दुकान के अंदर वो काम करता था वहां पर उसको लड़कों ने मारा था, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी, ये क्लियर भी हुआ था। लेकिन अब खोड़ गांव से बिल्कुल नजदीक जोड़िया गांव है, तो जाहिर सी बात है कि बाहर युवा काम कर रहे हैं, एक ही गांव के युवा बाहर काम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब दूसरी की भी मौत हो जाती है तो जाहिर है कि घर वालों का जो शक करना वो बहुत जायज था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपको कमल, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और अहम खबरें हमारे साथ है। कांगड़ा में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जी हाँ, ये बारिश हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत है, बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि जिस तरह से हालिया दिनों वहां बारिश और उसके बाद सैलाब आया और जो वहां तबाही मची है, खुद सीएम ये कह रहे हैं कि तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो कांगड़ा में रुक रुक कर बारिश हो रही है, बारिश का दौर जारी है, जिससे शाहपुर का चतरेड़ गांव में काफी नुकसान हुआ है। बारिश के चलते 3 से 4 घर डैमेज हो गए हैं और साथ ही गांव के बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। कई जगह से सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई है। नुकसान की सूचना मिलते ही विधायक केवल पठानिया ने मौके का मुआयना किया। यहां प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। और विचित्र हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है? मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ था और ऐसे में बारिश से नुकसान का फिर से क्या ये दूसरा या तीसरा दौर है? वैसल आपने बिल्कुल सही कहा है, ये बिल्कुल तीसरा ही दौर हम इसको कहेंगे, क्योंकि वैसे भी अब मानसून जो है वो अपनी ढलान पर है और जैसे जैसे ये अब अपने अंतिम छोर की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही अपना ये रौद्र रूप दिखा रहा है और इसकी बानगी हिमाचल प्रदेश के कमोवेश हर क्षेत्र में देखने को मिली है। चाहे वो अपर हिमाचल की बात हो, चाहे वो मिडिल हिमाचल की बात हो, चाहे वो फिर लोअर हिमाचल की बात हो, हर जगह जो है नुकसान इस बार बहुत ज्यादा हुआ है। और बात सबसे बड़े जनपद अगर कांगड़ा की करें तो कांगड़ा के शुरुआती मानसून के शुरुआती चरण में कांगड़ा में उतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन देखिए मिड में जो है जिस तरह से नुकसान देखने को मिला है, जिस तरह से कृत्रिम बाढ़ पौंग डैम झील की मार्फत जो है वो इंदौर और फतेहपुर के गांवों तक पहुंची, वहां के जो ब्यास के डाउनस्ट्रीम एरिया थे वहां के सैकड़ों परिवार जो वो प्रभावित हुए। देहरा में भी कई परिवार जो वो प्रभावित हुए, चाहे वो जयसिंहपुर, बैजनाथ, पालमपुर, नगरोटा, बगवा, हर विधानसभा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है इस बार जो वो आफत की बरसात जो वो हो रही है। और ताजा जो जानकारी है वो तो शाहपुर से आई है विशाल, और उसके इस ताजा जानकारी के मुताबिक जो है शाहपुर के जो का चतरेड़ गांव है वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ये अधिकारी खुद वहां पर कह रहे हैं। और काफी ज्यादा बरसात में भी हम लोग देख पा रहे हैं, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को साझा भी कर रहे हैं। तो वहां पर जो 4 से 5 घर जो है वो डैमेज हुए हैं और 15 से 20 परिवार जो वो वहां पर प्रभावित हुए हैं। गांव को ही खतरा बन गया है और जो एम्बुलेंस रोड था
वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गया है, वॉश आउट हो गया है। और अब जो है अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई बुजुर्ग आदमी, कोई अगर गर्भवती बहन होगी हमारी, तो उसको जो है वो आसानी से वहां से जो है वो नहीं लाया जा सकता। तो ये जो है इस भारी बारिश में हुआ है। और मौके पर आज शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया भी पहुंचे हैं। उन्होंने भी जाकर जो प्रभावितों को वहां से रिहेबिलिटेट करवाया, वहां से निकाला है और दूसरी जगह शिफ्ट किया है। और साथ ही साथ उस गांव के सभी लोगों को जो है वो तुरंत राहत भी वहां पर जो है वो पहुंचाई है। और साथ ही साथ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं कि तुरंत पहले तो रोड का काम जो है वो शुरू किया जाए, और दूसरा ये है कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको राशन पानी मुहैया करवाने के साथ साथ दूसरी जो जरूरी चीजें हैं वो भी मुहैया करवाई जाएं। जी विचित्र, मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि ऐसा पहले से ऐसा मतलब ऐसी आशंका थी कि पिछली बारिश के दौरान बहुत सारे मकान तो गिरे, बहुत सारे मकानों में दरारें आई, लेकिन कुछ मकान में ना तो दरारें आई थी ना वो गिरे थे, लेकिन ये समझा जा रहा था कि उसके नीचे की जो जमीन है वो हिल गई है। और अगली जो बारिश अगर होगी या फिर अगला कुछ इस तरह का कोई भी अगर ऐसे हालात बनते हैं तो शायद ऐसे मकानों की संख्या पे बहुत ज्यादा होगी जो शायद तबाह हो जाएंगे या गिर जाएंगे। तो अभी आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से मौसम विभाग का अनुमान है वैसे में ये फिर से एक बहुत बड़ा कोई जो है एक तबाही का मंजर देखने को मिलने वाला है? देखिए विशाल, मैं दो चीजें यहाँ पर कहना चाहूंगा। साल 2021 में जब बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हुई थी पूरे हिमाचल प्रदेश में, पर्टिकुलर एक जगह में हुई थी और वही थी कांगड़ा के शाहपुर में। कांगड़ा के शाहपुर में जो है आज भी हम उस दिन को नहीं भूलते हैं, 11 जुलाई 2021 का वो दिन था। और उस दिन जो है वो शाहपुर की बोधरिणी में अचानक से, वो गांव बसा बताया गांव है, कभी उन लोगों ने नहीं सोचा था कि अचानक से ऊपर से जो पानी का एक बहाव आएगा और पूरे का पूरा गांव वॉश आउट हो जाएगा। उसमें जो है इतने 10 से 12 घर जो है वो पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे और 10 से 12 लोगों की तो जान भी चली गई थी और कई लोग जो वहां घायल भी हुए थे। तो उन लोगों ने बिल्कुल कभी नहीं सोचा था, वो अचानक से आई आपदा थी। इसके अलावा आज अगर हम लोग 5-7 दिन पहले की अगर बात करें तो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाला जो रजोल गांव है, अनूई गांव है, रजोल पंचायत का अनूई गांव था, वहां पर देखिए वहां तो उन परिवारों ने वो जो कि 70-80 सालों से जो है वो वहीं पर रह रहे थे, वहां ना कोई दरार थी ना वहां पर पूरा प्लेन एरिया था, वो पलम एरिया था, प्लेन एरिया। और वो अचानक से बीचों बीच से जो है वो पूरी तरह से फटकर जो है वो अलग हो गया। यूं लगा वहां के गांव के लोगों को यूं लगा कि मानो किसी ने वहां पर कोई बम्बार्डमेंट की हो। तो इस तरह से वो फट गया और पक्के मकान जो वहां पर थे वो भी उस मलबे में जो है वो वॉश आउट हो गए, यानी ढहकर जमींदोज हो गए। तो वो जो है वो अपने आप में बहुत अचंभा है। और हम अगर बारिशों की बात करें तो कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कई जगहों पर बरसात हो रही है, उसमें तो इस तरह की नुकसान जो हमें देखने को मिल ही रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैन मेड आपदा जो है वो भी हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। इंदौर और फतेहपुर में हमने क्या देखा, मैन मेड आपदा ही देखी। इसके अलावा जो बहुत सारी जगहों में भी अभी जैसे एनक्रोचमेंट जहां पर हुई है, कुल्लू, मनाली, मंडी और हमीरपुर और बाकी के जो इलाकों में ब्यास नदी ने जिस तरह से अपना रौद्र रूप दिखाया, तो एनक्रोचमेंट जहां जहां हुई थी उन लोगों को कितना भारी नुकसान हुआ है। तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा के साथ साथ मैनमेड आपदा भी है। और जब बारिश होती है, और ये तो गनीमत है, ईश्वर का शुक्र है कि अभी जो है वो अर्थक्वेक्स वगैरह इस तरह से कोई ऐसा नहीं हो रहा है, उतने स्तर पर नहीं आता है। अदरवाइज अगर 1905 की तरह अर्थक्वेक अगर आए या भूकंप आए तो फिर तस्वीर क्या होगी, ये बहुत भयावह कर देने वाली है। सोच कर भी सेरन होती है विशाल। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका विचित्र तमाम जानकारी के लिए। स्थिति पर नजर रखना भी जरूरी है और स्थिति से निपटना, और जो सरकार जो कर रही है और जिस तरह से लगातार सीएम से को खुद जायजा ले रहे हैं और दौरे कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि परिस्थितियां भले ही थोड़ी विपरीत हों, लेकिन लगातार इस पे करते रहने से ये इसका सामना बहरहाल करना पड़ सकता है। और इस वक्त एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। खबर सकती है कि श्रीनगर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला सुशासन के साथ पंचायत पर कार्यशाला, एलजी मनोज सिन्हा मौजूद, कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में कार्यक्रम। ये आपको हम खबर दे रहे हैं श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला सुशासन के साथ पंचायत पर कार्यशाला, एलजी मनोज सिन्हा मौजूद है, कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में कार्यक्रम चल रहा है। ये वो तस्वीरें हैं इस वक्त की जो आपको हम दिखा रहे हैं, और इस पे जो सबसे अहम इसका जो मोटो है वो है सुशासन के साथ पंचायत पर कार्यशाला। इस खास प्रोग्राम में खुद एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।